नमस्कार मेरा प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। मेरा नाम है मंजुला एम, मैं हिंदी शिक्षिका हूँ। प्रिय छात्रों, आपको मालूम है कि जंगली जानवर और पालतू जानवर, यानी जंगली जानवर और पालतू जानवर, पालतू का मतलब है पेट एनिमल्स और जंगली जानवर का मतलब है वाइल्ड एनिमल्स, यानी पालतू जानवर, यानी पेट एनिमल्स। पालतू जानवर के लिए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं तो कौन कौन सा होता है? बिल्ली होता है, कुत्ता होता है ना। और वैसे ही जंगली जानवर के लिए हम एग्जांपल देते हैं तो शेर होता है और चीता होता है। मैं क्यों कर रही हूँ इस विचार? क्योंकि यहाँ महादेवी वर्मा जी गिल्लू को पालन पोषण कर रही है। गिल्लू का मतलब क्या है? यानी गिलहरी। गिलहरी मीन्स स्क्विरल। गिलहरी को महादेवी वर्मा जी पालन पोषण कर रही है। हम पहले तो महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने से शायद अच्छा रहता है। यहाँ महादेवी वर्मा जी जो है विश्व स्तर की कवयित्री है और इन्हें आधुनिक मीरा भी कहते हैं। और इनका जन्म तो 24 मार्च 1907 ही में फर्रुखाबाद में हुआ है। इनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम है हेमा रानी। ये तो बहुत कृतियों को लिखी है। उन कृतियों में से हम कुछ कृतियों को लेते हैं तो यामा और नीरजा, इन्हें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यहाँ गिल्लू जो है वो तो उसे अचानक, यानी उन्हें अचानक गिल्लू मिलती है, गिलहरी मिलता है। वो गिलहरी को वो क्या करती है, घर में लाकर उसका पालन पोषण करती है और उसके बाद में वो कितना दिनों तक इनके घर में रहता है। ये घर में ना रहने के वक्त में, यानी महादेवी वर्मा जी घर में न रहने के वक्त में गिलहरी कैसा रहता है और बाद में उसका मरण किस उम्र में होता है, ये सब जानकारी हम अगले क्लास में प्राप्त करेंगे। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन यानी कुछ प्रश्न देती हूँ और अगले क्लास में आप लोग उस प्रश्न के उत्तर लिख के ज़रूर आना चाहिए। अभी तो प्रश्न को नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, आधुनिक मीरा कौन है? और दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ है? देन उसके बाद में तीसरा प्रश्न हम लेते हैं तो वर्मा जी के वर्मा जी के दो कृतियों को लिखिए। प्रिय छात्रों, हम पिछले क्लास में तो गिल्लू के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे और इसी के अलावा गिल्लू पाठ जो लिखी है यानी महादेवी वर्मा जी के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए थे। अब विस्तार से हम देखेंगे गिल्लू पाठ के बारे में।
अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से चूहोल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकाभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यहाँ देखिए ये तो हम लोग चूहोल, इसका मतलब है हम लोग जो हाइड एंड सीक खेलते हैं ना उसी के जैसा है। यहाँ एक बार महादेवी वर्मा जी बाहर आकर देखती है तो यह काकाभुशुंडी जो है, काकाभुशुंडी का मतलब है कौवे, ये कौवे यहाँ खेल खेल रहा था, मतलब इधर से उधर उधर से इधर गमले के पीछे आगे वो तो देखता रहा था। हमें पता है काकाभुशुंडी को कब स्वागत करते हैं, कब अवमान करते हैं या कब अनादर करते हैं। हमारे बेचारे पुरके ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यस, ये तो सही बात है, क्योंकि काकाभुशुंडी को हम साल में एक बार बहुत आदर करते हैं, यानी पितृपक्ष जो होता है उस वक्त में हम लोग बहुत आदर करते हैं। पितृपक्ष का मतलब आप लोगों को पता है शायद, यानी ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಎಡೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಆ ಎಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। उस वक्त में इस काकाभुशुंडी को आदर करते हैं, तो अनादर भी करते हैं ना। तो वो कब अनादर करते हैं, हम कहीं जाते रहते हैं, उस वक्त में काकाभुशुंडी तेजी से आकर हमारे ऊपर से निकलता है तो तब हम उसे तो डांटते हैं मन में ही। ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಕಾಕಾಭುಶುಂಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಛೀ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಪಶಕುನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಾದರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ। और इसी के साथ साथ एक बार वो काकाभुशुंडी हमारे घर के सामने आकर पेड़ के ऊपर बैठ के काऊ काऊ करता है, तो उस वक्त में हम लोग ये भी समझते हैं कि आज कोई घर आने वाले हैं, मतलब कोई मेहमान आने वाले हैं, वैसा हम लोग समझते हैं। ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಿ ಬಾತೆ, ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿಜ। ಏನಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾ ಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇನಾದರೂ ಕಿರ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಓ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೋದಿದೆ। लेकिन पूरी तरह से हम तो क्या करते हैं, इस काकाभुशुंडी को आदर भी करते हैं, अनादर भी करते हैं, अवमान भी करते हैं। तो आगे हम निकलते हैं तो मेरे काका पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटा सा जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो स्वभावतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका काकाभुशुंडी के बारे में बता रही थी। उस वक्त में अचानक उनकी दृष्टि जो है वो तो गमले के ओर निकलता है। ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಟಿನ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ वहाँ तो काकाभुशुंडी जो है वो तो इस छोटा सा गिलहरी का बच्चा जो है उसको पकड़ने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर वो तो निकल रहा है। यानी वो तो
गिलहरी के बच्चे को सुलभ आहार पाने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ छोटा, इस छोटा का विलोम शब्द है बड़ा। आधार, इसका विलोम शब्द है अनाधार। वर्मा जी वहाँ जाके देखती है। देखने के बाद में काकदवी की चोंचों के 2 गांव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का गांव लगने के बाद यह बच्चा नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। यह तो महादेवी वर्मा जी जाके देखने के बाद में तो उसका चोंच से, यानी उस कौवे के चोंच से उस बच्चे को, गिलहरी के बच्चे को घाव हुआ था। वहाँ के जो लोग थे उन लोग महादेवी वर्मा जी से कहते थे कि अरे ये तो नहीं बचता है, वैसे ही रहने दीजिए, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಲೇಕಿನ್ वर्मा जी वैसा नहीं करती है, वो तो उसको लेकर फर्स्ट एड जो होता है यानी प्रथम चिकित्सा जो है उसको करती है। मतलब वो तो क्या करती है, औले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। महादेवी वर्मा जी उस बच्चे को लेकर आती है, बाद में उसको प्रथम चिकित्सा करती है, यानी वो तो क्या करती है, रुई से उसके ऊपर जो घाव हुआ था उसको पहुंचाती है। रुई का मतलब मालूम है ना आप लोगों को, काटन जो है उससे वो क्या करती है, पूरा साफ करती है। उसके बाद में कुछ घंटों के उपरांत वो तो क्या करती है, 2 बूंद पानी उसके अंदर यानी मुंह के अंदर डालती है। बाद में तीसरे दिन वो इतना अच्छा बन गया था कि अरे यही है क्या वो बच्चा वैसे था, ಅಂದರೆ 3ನೇ ದಿನ ಅದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು गिलहरी बच्चे को ही में तो लाया था क्या, वैसे लगने जैसा वो तो चमकता था। और इसी के अलावा अपने नीले कांचे के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಏನು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो 3-4 महीना निकल जाता है, बाद में तो वो ज़रा सा मजबूत बनता है, ಸ್ವಲ್ಪ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ಏನು ಚಮಕೀಲೆ आंखों से इधर उधर देखता रहता है और इसी के अलावा इधर उधर वो जाना भी शुरू करता है। इसको देखकर सबको विस्मय हो जाता है। ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो उसके लिए भी ये घोंसला बनाना चाहिए है ना, तो वो रहने के लिए ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು, ಹೂವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಘೋಂಸ್ಲೆ ಕಿ ತರ ಬನಾಕೆ ಓತೋ ಲಟ್ಕಾ
ಲಟ್ಕ ಡಾಲ್ತಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏನು ಅದರ ಗೂಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 वर्ष वही गिल्लों का घर रहा, वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. तो इनके महादेवी वर्मा जी के घर आकर गिल्लू को 2 साल होता है, तो 2 साल से वो तो यही घर में रहती है, वो गिल्लू रहते हैं और यही घर में रहकर इधर उधर वो तो निकलता रहता है. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗೋನ್ಸ್ಲೆ ಕೋ ಸ್ವಯಂ ಝೂಲ್ತಾ ಹೇ, ಇಸ್ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಆ ಒಂದು ಏನು ಗೂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೂಡಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಜೋಕಾಲೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ये सब को देखकर घर में जो रहते थे उन लोगों को बहुत आश्चर्य भी होता था. तो आगे हम देखते हैं तो जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसने पकड़ने के लिए ना उठती. ये गिल्लू महादेवी वर्मा जी को चौंकाती थी. किस तरीके में चौंकाती थी? जब महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठती है तो वो तो सर वैसे ही आती थी, आकर फिर वापस वैसे ही निकल जाती थी. ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವರು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬರೋದು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫಟಾಫಟ್ ವೈಸೇ ಹಿ ನಿಕಲ್ತೀತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಕರ್ಟನ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಕರ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಬ್ ತಕ್ ವೋ ಹೈಸ ಕರ್ತೀತಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. तब तक वो लिखना छोड़कर यानी बंद करके और गिल्लू के पास निकलती है तब तक ये तो ऐसे ही करती थी. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಇದು ಇವರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿಲ್ಲು ಹತ್ರ ಹೋಗದೇನೆ ಇರ್ತಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಅವ್ರ ಆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता. इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता. तो महादेवी वर्मा जी को भी ऐसा आइडिया मिला. वो तो क्या करती थी, लिफाफे को लाकर लिफाफे के अंदर उसको डालती थी. यानी पहले 2 पंज जो है वो तो लिफाफे के बाहर रहता था. देखिए किस तरीके में वो होता था. ये तो लिफाफे जैसे समझिए, लिफाफे के अंदर ये देखिए ऐसा लिफाफे के अंदर वो तो रखती थी. पहले का 2 पंज जो होता था वो 2 पंज बाहर रहता था. जब तक वो बेटी लिखती रहती थी तब तक वो देख के वैसे ही पड़ा रहता था. जो खाने के लिए देते तो वो 2 पंजों से ही वो खाता था. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ 2 पंज से वैसे ही वो तो खाती थी. भूख लगने पर चिक चिक करके मानो
वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। मैं पहले बताइए ना, अगर उसे खाने के लिए जो देती है तो वो 2 पंज दो रहता था, उसी पंज में से ही वैसे ही यानी ऐसे ही खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू का जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो गिलहरी जो है वो महादेवी वर्मा जी के घर आके ये 1 साल होता है, ये तो प्रथम वसंत बनता है। तो वसंत काल कैसा रहता है शायद आप सबको मालूम होता है। हम कहीं भी देखते हैं तो हरा भरा ही रहता है। ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಇರುತ್ತೆ। सो उस वक्त में बाहर के गिलहरियाँ जो होते हैं ना, वो गिलहरियाँ इनके घर के सामने आकर चिक चिक करने लगते थे। तब महादेवी वर्मा जी को मालूम होता है कि ओ शायद इस गिल्लू को भी बाहर छोड़ना चाहिए, वैसा मन में लगता है। ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಲಹರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ 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 ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ। ಆಗ ಈ ಗಿಲಹರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಇದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಆಗ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು। उनके यानी उस गिलहरी के दोस्त जो है उन दोस्तों से ये भी मिलना चाहिए। वैसा वो भी समझकर क्या करती है आगे देखिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पाले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो ये क्या करती है, गिलहरी को बाहर छोड़ती है, क्योंकि हमेशा के लिए इनके साथ यानी इस गिलहरी के साथ रहना बहुत मुश्किल का काम है। ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಿಲಹರಿ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। क्यों वैसा रहना चाहिए, क्योंकि बिल्ली और कुत्ता जो रहते हैं ना, वो तो इससे पकड़ कर खाते हैं तो बहुत मुश्किल बन जाएगा। इसी कारण से हम हमेशा उसके साथ रहना मुश्किल है। तो उसको सोचते ही महादेवी वर्मा जी क्या करती है, उस गिलहरी को बाहर छोड़ती है। ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳೇನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ। तो उसी दिन से गिलहरी आराम से बाहर निकलता था और सभी के साथ अपने दोस्त जो थे ना, हमेशा आकर चिक 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 करते थे ना, उनके साथ वो भी जाके खेलता था। ಡೈಲಿ ಏನು ತನ್ನ ದೋಸ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಆ ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। और इसी के अलावा ये नेता भी बनाता उन झुंडों के लिए। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಗಿಲಹರಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇದು ಲೀಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदाने के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಇವರೇನಾದರೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗೆ ಅವರು ಆ ಗಿಡದ ಸಂದಿನಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಕ್ಷಣವೇ ಇವ್ರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಡೋದು। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
पर्दे की चुन्नट में और कभी ಸೋಂಜೂಹಿ की पत्तियों में. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಏನಿದೆ ಸೋಂಜೂಹಿ, ಉಸ್ पत्ते के उस फूल के पत्ते जो होता है उसके बीच में से आकर इसे यानी महादेवी वर्मा जी को ये चौंकाती थी. तो अगले जो है इसके विस्तार जो होता है ना उसको दूसरे क्लास में हम चर्चा करेंगे. अभी तो मैं कुछ प्रश्नों को देती हूँ, उस प्रश्नों को आप लोग नोट कीजिए और उस प्रश्नों के यानी उन प्रश्नों के लिए उत्तर लिखने का कोशिश कीजिए. प्रश्न को नोट कीजिए. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತಾ, ಮುಗೀತು.